हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत है। मूव ऑन स्टडी पे स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने साइंस साइंस का सेट नंबर 4 लेके आऊँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साइंस का सेट नंबर 4 लेके आऊँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो भी जैक द्वारा जो जारी किया गया वही लेके आना हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने झारखंड जो जैक एग्ज़ाम लेगा उसमें एसएसटी का क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया हूँ। इंग्लिश का भी हो चुका है, हिंदी का भी हो गया है, मैथ्स में आने वाले कल में दूंगा, और साइंस का भी एक दो सेट नंबर दे चुका हूँ। और इसके साथ साथ क्लास 12th का भी मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी विषय का मैंने पूरा सेट दे चुका हूँ। और आप लोगों को किसी भी चीज़ का सेट का ज़रूरत हो, कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड चाहिए होगा, स्टडी से रिलेटेड, तो आप लोग टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस चीज़ के लिए मदद करूँगा। चलिए दोस्तों, तो आज सबसे पहले चलते डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इसका राइट आंसर होगा ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। निर्वात, निर्वात का अर्थ होता है बिना हवा, यानी कि फ्री एयर, यानी कि बिना हवा का जो चलता है उसी को बोलते हैं हम लोग निर्वात। क्या कहते हैं दोस्तों? ये निर्वात कहते हैं। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, अर्थात इससे हम लोग सी से डिनोटेट करते हैं, यानी कि ए सी लेटर से डिनोटेट करते हैं। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला E = MC²। तो ये जो C² है ना, इसी के रूप में लिया जाता है। ठीक है, यानी प्रकाश की चाल लिया जाता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और E = MC², आइंस्टीन का लॉ है जो 1905 में दिया गया था। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रकाश, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं दोस्तों? इसे फोटॉन कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, जो आवेशहीन होते हैं, यानी यह बिना आवेश के होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों को हम लोग फोटॉन कहते हैं, जो आवेशहीन होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल जो इतने आती है, इसकी माप सबसे पहले रोमर ने किया था। यानी एक वैज्ञानिक थे रोमर, रोमर नामक साइंटिस्ट ने प्रकाश की चाल को मापा था, रोमर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। वो भी बृहस्पति ग्रह के उपग्रह से किया था, बृहस्पति ग्रह के सैटेलाइट से का प्रयोग करते हुए। ठीक है, याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह के सैटेलाइट का प्रयोग से किया था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ध्रुव तथा क्या, सॉरी एक मिनट, मिस्टेक हो रहा, मिस्टेक नहीं है थोड़ा, ये ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आप लोग देखें किसी भी दर्पण में, मान लीजिए ये अवतल दर्पण लेते हैं, तो ये अवतल दर्पण आप लोग देखेंगे, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पी हो गया, या मुख्य फोकस होते हैं, और ये हो गया सी, केंद्र होते हैं, और यहाँ इन्फिनेटिव ले सकते हैं, इसे डब्ल्यू सूचित करते हैं। तो ये जो रेखा जो मिलाया जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य अक्ष, यानी इसका राइट आंसर आपका होगा मुख्य अक्ष। क्या होगा दोस्तों? मुख्य अक्ष। और इसे पी से डिनोटेट करते हैं। परिवर्तित रेखा उससे कहता है जो किसी को भाग को परिवर्तित कर देती है। ठीक है, और आपतित किरण, यानी किसी भी किरण से जो टकराते हैं, यानी कि मान लीजिए ये जा रहा है दोस्तों, ये जो यानी यहाँ से जो किरण है इसको बोले आपतित किरण, ये जो टकरा के जा रही है इसको परिवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। वक्रता केंद्र को सी से डिनोटेट करते हैं। क्या लिख रहा? प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, प्रकाश एक जो तरंग होता है ना, एक प्रकार का ये अनुदैर्ध्य तरंग है, नहीं लिख रहा ऑप्शन, सॉरी, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। उसके साथ साथ ये, यानी अनुप्रस्थ तरंग कहने का तात्पर्य ये होगा दोस्तों, यानी कि ये जो होते आपका, यानी ये, यानी किसी यहाँ पे अधिक संपीड़न होगा तो कम विरलन होगा, इस टाइप में जो जाता है उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो इसका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह होगा विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, यानी यह निर्वातों में गमन कर सकता है। चलिए, इसका कहने का तात्पर्य ये हो गया दोस्तों। ठीक है, यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और ध्वनि तरंग, तो ध्वनि तरंग एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और प्रकाश एक प्रकार अनुप्रस्थ तरंग होती है। परावैंगनिक तरंग तो आप लोग जानते हैं, जो सूर्य की हानिकारक किरण उसे बोलते हैं परावैंगनिक किरण। तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, यानी ये जो इस ट्रफ एंड क्रेस्ट का जो जाती है, तो इसे बोलेंगे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग, सॉरी अनुदैर्ध्य तरंग। और ये जो मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे ये संपीड़न और विरलन को जो कहानी आता है, यानी जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे बोलते हैं संपीड़न, और कम और गैपिंग को बोलते हैं विरलन। तो संपीड़न और विरलन का जहाँ पे आता है उसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी आवेश कैसे मात्रा क्यों होता है? कूलम। तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है दोस्तों। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात बोलता ना कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसका आंसर लिखिएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है। वैसे उल्टा करके आप लोग कर सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका डायरेक्टली वे में आंसर होगा दोस्तों नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होगा। यानी याद रखिएगा आइसोब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन ये आपके ब्यूटेन के समावेता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड फैट पेट्रोलियम गैस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कि इसमें लिख रहा है दोस्तों प्लास्टर ऑफ ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सिंपल वे में इसका जो आंसर होगा CaSO4 हाफ H2, यानी आंसर नंबर 1 होगा। और इसका जो निर्माण होता है ना, यानी कि जिप्सम को होता है, जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो इसका निर्माण होता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2। अगर 2H2 रहेगा तो हम लोग लिख देंगे ये क्या बोलते हैं जिप्सम, हाफ H2O रहेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसमें ध्यान दीजिए, देखो दोस्तों देखिए CaSO4 2H2O, CuSO4 5H2O, जहाँ भी अगर H2O आती है, यानी इसमें भी देखिए H2O आ रही है, तो जहाँ भी अगर H2O के कंसेप्ट आता है, यानी कि बात करें H2O, देखिए इसमें भी H2O है आपका, इसमें भी H2O है, इसमें भी देखिए तीनों में H2O है। और यानी कि अगर जिंक करिए जिप्सम कर ले तो उसमें भी H2O आता है। तो जहाँ पे जिप्सम अथी H2O का कंसेप्ट आता है ना, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जल, क्रिस्टलीय अणु बोलते हैं। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें लिखा CaOCl2, यह विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारे चैनल का ही नाम है। क्या लिख रहा? शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों का प्रयोग होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो इसका भी आंसर वही होगा दोस्तों जिप्सम का प्रयोग, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम लोग करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। ठीक है। और इसे खिलौने बनाने में भी यूज करते हैं। बात करें जिप्सम का, तो जिप्सम का ही सूत्र मैंने बता दिया क्या होता है CaSO4 2H2O। अब बात किया जाए धोने का सोडा, तो धोने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 10H2, सॉरी Na2, सॉरी मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो धोने का सोडा का सूत्र होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। अब ये भी क्रिस्टलीय जल के रूप में आ जाए क्योंकि इसमें जल आया हुआ है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होगा 7 से कम होगा। ठीक है दोस्तों। मैं पीएच मान से एक स्केल बताता था, इसका वैल्यू जो होता है पीएच स्केल का ना, वो 0 से 14 के बीच में होता है, बीच में 7 होता है। तो जिसका वैल्यू 0 से 7 के बीच में उससे बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं दोस्त? अम्लीय। और 7 से जो 14 के बीच में उसको बोलते हैं क्षारक। और अगर 7 के बराबर है ना तो उससे बोलें उदासीन विलयन। और अगर 0 1 2 3 रहेगा उसको बोलते हैं प्रबलम। और 13 14 का रहेगा तो प्रबल क्षार। ठीक है। चलिए ऑप्शन से क्या खेल, इसमें तो मैंने बता ही दिया। ठीक है। और क्या लिख रहा है? दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया था? तो दीवारों पर सफ़ेदी जो किया था तो उस पर उपयोग किया था है आपका ये बुझा हुआ चूना का किया था, शुष्क बुझा हुआ चूना, CaOH2 का होगा। ठीक है दोस्तों। यानी शुष्क बुझा हुआ चूना का किया था। ठीक है, बुझा हुआ चूना का। और CaCO3 इसका सूत्र होता है चौक का ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवशय प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा इसमें जो रंग जो प्राप्त होगा, इसका जो क्या लिखा है बेरियम क्लोराइड, इसमें हरा रंग हो जाए। कैसा होगा दोस्तों? हरा रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और कॉपर का रंग हमेशा ये ब्लू टाइप में होता है। ठीक है। धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रा होता है दोस्तों वह एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है। चलिए हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या, ये हीरा और ग्रेफाइट जो है ना कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जो हमें किसी वस्तु पर सीधा बनता हुआ प्रतीत होता है, यानी बनता हुआ जो एक सीधी रेखा पे अगर मिल जाती है तो उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। और जो बनता हुआ प्रतीत हो गया यानी कि डॉट डॉट इससे सूचित करते हैं उसे बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। और तो और मैं ये भी बता देता हूँ, जहाँ पर कोई भी वस्तु आभासी प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे किसी वस्तु जो है ना वह सीधा बनती है। यानी जब भी कोई वस्तु अगर सीधा रहेगी ना तो वह प्रतिबिंब आभासी होगा, और अगर उल्टा है तो वह वास्तविक होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे। तो उत्तल दर्पण का सबसे बड़ा उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में। ठीक है दोस्तों, साइड मिरर के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव आँख, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था इसलिए मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है। मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आता है। अगर न्यूनतम दूरी बात की जाए, न्यूनतम
अगर न्यूनतम दूरी बात किया जाए ना तो यह 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर अधिकतम दूरी बोलेगा, अधिकतम दूरी तय बोलेगा ना, तो इन्फिनिटी यानी अनंत की ओर चलाता है, ठीक है। और निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा पहनेंगे, और दूर दृष्टि तो उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा पहनेंगे, ठीक है। और जरा दृष्टि तो उसको दूर करने के लिए बाइफोक्सियल लेंस का यूज करते हैं। और आपका ये अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, यानी बेलनाकार, ठीक है। क्या लिख रहा है? सूचक क्या होता है? ये प्राकृतिक सूचक तथा गंधीय सूचक को उदाहरण दे। तो सूचक वो चीज होते हैं जो किसी भी विलयन को अम्लीय क्षारीय को प्रदर्शित करता है। तो इसका सिंपल वे में प्राकृतिक सूचक में आप हल्दी ले सकते हैं, और गंधीय सूचक में किसी भी लिटमस पत्र को ले सकते हैं आप। चलिए, क्या लिख रहा है? संतरा और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया था? तो संतरा में आपका सेट्रिक अम्ल पाया था, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया था, ठीक है। चलिए, ये क्या लिख रहा है? जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है? तो मान लीजिए कि अभिक्रिया मैं कराता हूँ, जिंक का सूत्र होता है Zn, और आयरन सल्फेट, तो आयरन सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि Fe जो होता है ना, अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, यानी जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण Fe को स्थान को हटाकर उसके स्थान को ग्रहण कर लेंगे, यानी यह विस्थापन अभिक्रिया करेगी। तो इसका समीकरण भी मैंने लिख दिया है। तो एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हटाकर उसका स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। चलिए देख सकते हैं आप लोग, अभिक्रिया मैंने कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिख रहा है? एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए और तथा श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्वक्रम जोड़ने के लिए क्या लाभ है? ये है ना। तो मैं केवल आरेख खींच देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग को मैं आरेख तो आप लोग देखे होंगे किस टाइप से होता है ना। तो इसको छोड़ देता हूँ, बना लीजिएगा आप लोग। ये संतुलित है दोस्तों। तो इसको संतुलित के लिए मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी रुके, मैं आगे ऑब्जेक्टिव पूरा कर देना चाहता हूँ, रुके। निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखें। तो पहला लिख रहा है NaCl, सॉरी नमक, तो NaCl का सूत्र होता है, सॉरी नमक का सूत्र होता है NaCl। बेंजीन, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, और इसका स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस टाइप से होता है, ठीक है। ये रिंग होता है। जल का सूत्र तो आप जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब, H2 होता है। बेकिंग सोडा का मैंने इससे पहले ही बताया था, NaHCO3 होता है। चलिए, NaHCO3, तो ये सब ध्यान दीजिएगा, जरूरी है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाए, तो ये आप लोग को बता देना हो, बनाना पड़ेगा। मैं इससे रिलेटेड खाली बता देना चाहूँ, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लिख रहा? निकट दृष्टिदोष और दीर्घ दृष्टिदोष क्या है? तो ये सब क्लास वाली चैप्टर दोस्तों, इसलिए मैं अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। चलिए, रासायनिक सूत्र लिखे, तो मैं अभी केवल बता देता हूँ। मीथेन का सूत्र होगा CH4, प्रोपेन का मीथित प्रोप, तो प्रोप का यानी कि प्रोपेन, यानी यहाँ पे C3H8 आ जाएगा। एथेन, तो इस C2H6 हो जाएगा दोस्तों। अब बेंजीन की बात की जाए तो इसका हो जाएगा C6H6 हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहा है क्लोरोपेंटेन, क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन मीथित प्रोब्यूट, तो H8 यानी 9 आ जाएगा, Cl हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में बताना चाह रहा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जलन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जलन होता है वह इष्ट में होता है, इष्ट में होता है। किस में होता है दोस्तों? इष्ट में होता है, ठीक है। यानी मुकुल का जो निर्माण होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है, इष्ट में होता है ना। और वैसे हाइड्रा में भी होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया था ना, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब बात करें अमीबा में, तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है ना वह द्विखंडन विधि द्वारा होता है, द्विखंडन विधि द्वारा होता है। अब प्लेज्मोडियम में विखंडन विधि द्वारा होता है। प्लेज्मोडियम में होता है विखंडन, बहुखंडन लिख सकते हैं आप लोग, जो कि विखंडन का ही रूप है। बहुविखंडन द्वारा होता है प्लेज्मोडियम में, द्विखंडन द्वारा अमीबा में होता है। इष्ट में आपका मुकुलन होगा। लेस्मानिया जो आपका बीजाणु निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। मानव हृदय में कितने अलिंद और कितने नीले होते हैं? तो आप लोग को पता होगा ये मानव हृदय है दोस्तों। तो इससे यह यानी तो ये मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो अलिंद और नीले का जो कार्य करता है, यह क्योंकि इसमें एक शुद्ध खून होता है, एक अशुद्ध खून होता है, दोनों को अलग करने के लिए, ताकि मिले ना, इसलिए आपका से ये अलिंद और नीले का निर्माण होता है। इसमें ऊपर वाला को अलिंद बोलते हैं। तो अलिंद की संख्या देखिए 1 1 2, और नीले की संख्या भी 2 होती है। तो यानी इसका स्वाभाविक आंसर यानी कि 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और याद रखिएगा बायां में 3 का पार्ट होता है और दायां में 2 का पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको यानी कि इसका क्या क्वेश्चन ही बोला ना, वृक्क की किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका डायरेक्टली भी आंसर होगा नेफ्रॉन। यानी वृक्क की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और यही बात बोलता ना आपका ये लंग्स का, तो लंग्स यानी फेफड़ा का संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। और वृक्क की बात की है तो हो गया आपका नेफ्रॉन। अब बॉडी की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं सेल। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं एमिनो एसिड, ठीक है। और वसा की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं फैटी एसिड। बात की जाए इसमें धमनियाँ, तो धमनी एक शुद्ध खून होते हैं जिसमें O2 संरचित खून होते हैं, इसकी दीवारें मोटी होती है। और यह शरीर के हृदय से लेकर सभी अंगों तक खून पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। यह रक्त परिसंचरण का कार्य करती है। प्लेटलेट यह खून का एक पार्ट्स होता है जिसकी कमी से डेंगू होता है ना। चलिए क्या लिखा है दोस्तों, ये रक्त कण को थक्का बनाने में सहायता करते हैं। तो ये प्लेटलेट्स नहीं हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि प्लेटलेट्स जो होता है ना, यानी रक्त बिंबाणु जिसे कहते हैं, वह थक्का बनाने में कार्य करता है। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के, यानी विटामिन के जो है ना, वह थक्का बनाने में कार्य करता है। और इससे बोला जाता है प्लेटलेट, यानी ये रक्त बिंबाणु इसे कहते हैं। चलिए बात करें आरबीसी का। तो आरबीसी बारे में आप लोग जानते होंगे, यह ब्लड का सबसे छोटी सेल होती है जिसे मेन सेल भी कहते हैं। और यह डब्ल्यूबीसी, ये बड़ी सेल होती है और यह हमें संक्रमण बीमारी से बचाती है, यानी जितने एंटीबायोटिक्स वगैरह चीज़ें सब डब्ल्यूबीसी में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। सबसे पहले आनुवांशिकता को पिता बोलते हैं जॉन मेंडल को, इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधा का प्रयोग करते हुए आनुवांशिकता के बारे में नियम दिया था, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। वैसा तो इसमें कुछ है नहीं जो क्वेश्चन बताने लायक है दोस्तों, बताने लायक तो सभी है लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये लास्ट में मैं इसके बारे में केवल डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा, चित्र का निरीक्षण करें, हेलो एंड वेलकम, सॉरी, चित्र का निरीक्षण करें और इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। सबसे पहले जो चित्र दिया है दोस्तों, यह अमीबा का दिया चित्र है, ये अमीबा का है। ये अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है उस चीज़ को दर्शा रहा। तो देखिए अमीबा में ये था, इसका बीच में केंद्र था, तो केंद्र का विभाजन होते हुए देखिए डबल भाग में टूट गया ये, एक दो, तो यानी कि यह द्विविखंडन विधि को सूचित कर रहा है, यानी अमीबा में द्विखंडन विधि को सूचित कर रहा है, जो कि केंद्र के विभाजन के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ, ठीक है। यानी चित्र क्या दर्शाता है, तो इसमें भी लिख सकते हैं अमीबा में अलैंगिक जन, तो वो भी द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जन दर्शा रहा है, जो कि अमीबा में हो रहा है। चित्र में प्रदर्शित घटना का विवरण प्रदर्शित, वही सबसे पहले केंद्र का विभाजन होता है, उसके फलस्वरूप दो अलग अलग कोशिका का निर्माण होता है। पुनरुद्भवन का कार्य क्या होता है, तो बस एक ही चीज़ से बार बार नए जाति का जन्म होना पुनरुद्भवन कहलाता है। तो यानी ओवरऑल ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का ज़रूरत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में मैंने लाने का प्रयास किया हूँ। और ये समय अगर दिक्कत तो मैं 1 मिनट के लिए हिंट्स कर देता हूँ। बात करिए संतुलित करेगा, तो इसमें मान लीजिए कि 2 लगाते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 लगाएं तो देखिए N2 तो हो गया, एच कितना 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा दिए, हो गया 3 है, 3 लगा दिए हो गया, 3 है ना, ऑक्सीजन 2 कर दिए, तो 6 लगा दीजिए, इस टाइप से कर लीजिएगा, ठीक है। और तो वैसा कुछ है नहीं। अगर जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ होगा या कन्फ्यूजन हो गया, मैं बताने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, चलिए थैंक यू सो मच, मूव ऑन स्टडी चैनल, थैंक यू सो मच, ग्रेट अप, थैंक यू सो मच।